चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। हमारा जो कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में हम पिछले लेक्चर तक जो टॉपिक पढ़ चुके थे उसमें अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप कमेंट से लिख दें, मैंने पहले भी कहा था। आज हम इसमें जो धातुओं के रासायनिक गुण तो पिछले लेक्चर तक पढ़ ही चुके हैं, लेकिन उन धातुओं की क्रियाशीलता को लेकर हम सक्रियता श्रेणी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो ये आपको सक्रियता श्रेणी से ही क्लियर हो रहा होगा कि धातुओं की क्रियाशीलता को लेकर बात हो रही है। धातुओं की क्रियाशीलता से मतलब होता है कि धातुओं की क्रिया यदि आप अम्लों से कराएं या जल से कराएं या वायु से कराएं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया हम अम्ल से करा रहे हैं, जल से तो बहुत जल्दी वो फास्ट रिएक्शन करता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सोडियम ठंडे जल से बहुत तेजी से क्रिया करता है और विस्फोट तक कर देता है, आग लग जाती है। सोडियम वायु से भी बहुत तेज रिएक्शन करता है, उसकी जो सतह है वो धूमिल से पड़ जाती है और सोडियम के ऑक्साइड बनते हैं। वायु से मतलब ऑक्सीजन होता है। अम्लों से भी फास्ट क्रिया करता है। तो कुछ धातुएं, जो कि मैं पहले भी कह रहा था, कुछ धातुएं उनकी जो क्रियाशीलता की बात को अगर लेकर हम कहें तो कुछ धातुओं की क्रियाशीलता तो बहुत ज्यादा होती है, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता ना बहुत ज्यादा अधिक और ना बहुत ज्यादा कम होती है, माने मध्यम में होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें अपने टॉपिक को, तो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं पहले लेक्चर में कि धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। और क्रियाशीलता से मतलब है कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर रही हैं, जल से क्रिया कर रही हैं या वायु से क्रिया कर रही हैं। इस प्रकार से धातुएं अलग अलग तरीके से अम्लों, जल और वायु से जो उनकी क्रियाशीलता है उसमें अंतर होता है। तो इसीलिए धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता, और अभिक्रियाशीलता का मतलब हुआ अम्लों, जल और वायु के साथ कौन जल्दी रिएक्शन दे रहा है, कौन धीरे दे रहा है, और कोई क्या रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, क्या कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा है। माने धातुएं अम्लों से, जल से, वायु से तेजी से क्रिया कर रही है क्या, थोड़ा धीमी गति से क्रिया कर रही है क्या, या मध्यम गति से क्रिया कर रही है क्या, या बिल्कुल भी क्रिया नहीं कर रही है क्या। इस आधार को हम अभिक्रियाशीलता कहते हैं धातुओं की। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता इस बात को भी कहते हैं कि कौन कितना जल्दी विस्थापन कर रहा है, कौन विस्थापन अभिक्रिया अधिक दे रही है, कौन सी धातु। माने कोई धातु लवण से किसी अन्य धातु को विस्थापित कर दे रही है क्या, या नहीं कर पा रही है क्या। तो इस बात को हम धातु की क्रियाशीलता मानते हैं। और धातुओं की इसी क्रियाशीलता की बढ़ते या घटते क्रम में जब हम धातुओं को व्यवस्थित करेंगे तो हमें एक श्रेणी मिलेगी, जिसे हम सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी या उसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अर्थात धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो आपको श्रेणी सारणी मिलती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मैंने यहाँ पर जो सक्रियता श्रेणी लिखी है वो धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ऊपर धातुएं हैं बहुत अधिक क्रियाशील है, जैसे पोटेशियम है बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम क्रियाशील है, लगभग यहाँ तक जिंक तक अधिक क्रियाशील धातु है। फिर थोड़ा हाइड्रोजन तक मध्यम, माने मध्य में है, क्रियाशीलता ना ज्यादा है ना कम है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो इस प्रकार से ये सक्रियता श्रेणी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो चलिए एक बार उसे डिटेल में देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है धातुओं की ऑक्सीजन, जल तथा अम्लों के साथ क्रियाशीलता की तीव्रता, माने कौन फास्ट रिएक्शन देगा इनके साथ या कौन स्लो देगा। क्रियाशीलता की तीव्रता के साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, माने धातुएं ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ या वायु के साथ, जल के साथ कितनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं या धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं, उनको इसकी मतलब धातुओं की क्रियाशीलता कहते हैं। या विस्थापन अभिक्रिया कौन तेज दे रहा है, कौन कम दे रहा है, इसको भी क्रियाशीलता कहते हैं। तो इस क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता के आधार पर कौन ज्यादा क्रियाशील धातु है, कौन कम क्रियाशील धातु है, ऐसे करके धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में जब आप व्यवस्थित करते हैं तो आपको श्रेणी मिलेगी, एक टेबल मिलेगी, एक सारणी मिलेगी, उसी को हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। ये सारी धातुएं तो नहीं है क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, लेकिन जब आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक को वहां भी आपने पढ़ना है, तब वहां पर आप एक बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर धातुओं को इस आधार पर तो देखा ही जाता है, साथ में धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर
और भी बहुत सारी धातुएं इस श्रेणी में आती हैं। तो चलिए जितना हमारे सिलेबस में उतनी ही बात कर रहे हैं। तो जैसे पोटेशियम है, इनके मैंने नाम भी लिख दिए हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो यहां तक तो लगभग जिंक तक तो इनको अधिक्रियाशील धातु कहते हैं, ये अधिक्रियाशील धातु है, अधिक्रियाशील। थोड़ा बीच में देखें आप हाइड्रोजन तक, जिंक में भी इसको एल्यूमिनियम तक ही देख लीजिए, और ये यहां तक लगभग मध्यम है इनकी क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता है। बात करें ये नीचे, हाइड्रोजन तो अधातु ही है, हाइड्रोजन के सापेक्ष माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है। उससे ऊपर वाली धातुओं का नेगेटिव में होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए वो क्रियाशील है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे ये धातुएं लिखी हैं, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये जो है लगभग ये यहां तक, इनको कम क्रियाशील धातु कहते हैं, कम क्रियाशील। ठीक, तो इसलिए हमें यहां पर जो है ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम में देखिए मैंने लिखा, तो मैंने अवरोही क्रम में अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में इस श्रेणी को लिखा है, इसलिए सक्रियता श्रेणी है। यहां से ये साफ पता चलता है कि जो ऊपर धातुएं हैं वो ज्यादा क्रियाशील है। साथ में एक बात और पता चलती है, मान लीजिए अगर आपसे कोई इन दोनों में पूछे कि कौन अधिक क्रियाशील है, तो पोटेशियम, फिर सोडियम, इसमें पूछे तो कैल्शियम कम है और सोडियम ज्यादा है। तो यहां से भिन्न भिन्न इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कई बार वो आपसे पूछेंगे Zn प्लस CuSO4 L, क्या ये रिएक्शन संभव है? माने जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा क्या? तो आप देखिए जिंक लिखा है यहाँ पर और कॉपर लिखा है यहाँ पर, तो जिंक का जो स्थान है सक्रियता श्रेणी में वो कॉपर से ऊपर है, और ऊपर है तो जिंक अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देगा, तो ZnCu को हटाएगा और खुद उसका स्थान लेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो आप सक्रियता श्रेणी की सहायता से ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या कोई धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होगी वो अधिक क्रियाशील होगी अपने से नीचे वाली से, तो वो धातु ऊपर वाली धातु नीचे वाले धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी। क्योंकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को पलट के लिखूं Cu प्लस ZnSO4, तो ये नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है जिंक से, इसलिए कॉपर Zn सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पर धातुओं को उनके नाम के साथ लिखा है और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो हमने यहाँ पर सक्रियता श्रेणी को धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप अपनी कॉपी पर समझते हुए नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है धातु व अधातुओं का संयोग, और इनके संयोग से जो बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, इसलिए टॉपिक आयनिक यौगिक भी हम कहेंगे। तो टॉपिक का नाम है आयनिक यौगिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार एग्जाम में लिखने के लिए आया है। तो धातु और अधातुओं के संयोग से ही जो यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसलिए कई बार आता है कि धातु और अधातुओं का संयोग किस प्रकार से होता है, ये सीधे आता है आयनिक यौगिक को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं जो कि आपने क्लास 9th में भी सुना होगा। धातु अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियम से, परमाणु क्रमांक एक चीज होती है जो आपको पता होगा कक्षा 9 में अगर आपने ठीक से सुना हो। जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है, ऐसे ही किसी भी तत्व का अपना एक रोल नंबर होता है जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे बात करते हैं, मैं कुछ यहाँ पर धातु लिख रहा हूं, कुछ अधातुओं की भी लिखूंगा। चलिए पहले धातुओं की बात करते हैं। देखिए धातु जैसे अभी हम लिख रहे थे कि सोडियम है, सपोज कीजिए, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8। लेकिन देखिए पहली में तो 2 हैं, दूसरी में 8 है, मैंने तीसरी में 8 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 11 है, ये होता था। चलिए मैं फिर से एक बार डिटेल से भी बता देता हूँ। ये सोडियम है, एक तत्व है, और चूंकि ये धातु होता है इसलिए मैंने इसे धातु वाली कैटेगरी में रखा है, क्योंकि आवर्त सारणी में जितने भी हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हम जानते हैं, ये सब तत्व हैं। लेकिन इन तत्वों में कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। तो मोस्टली 80% तो धातु ही हैं। तो उनमें से हमने सोडियम को देखा, तो जितने भी हमने आवर्त सारणी में ये धातु, अधातु, उपधातु सुने हैं, तो सबको मिलाकर तो तत्व ही कहते हैं। तो सारे तत्वों का अपना एक परमाणु क्रमांक होता है,
जो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। मैं ज़्यादा यहाँ डिटेल में तो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने 9th क्लास में ये सब सुना और समझा होता है, सीखा होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इसका मतलब है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 11 है। एक तरीके से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसका रोल नंबर है। जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है ना, तो ऐसे इन तत्वों का अपना एक रोल नंबर होता है जो इनकी मेन पहचान होता है। देखिए क्लास में दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, उनके पिता के नाम सेम हो सकते हैं, उनकी माता के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर कभी सेम नहीं होते। अगर दो जुड़वा भाई भी एक क्लास में हैं तो भी उनके रोल नंबर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो मेन पहचान जो आपकी है क्लास में वो क्या है? आपका रोल नंबर। या जैसे आजकल आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें एक आधार नंबर होता है, तो देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार नंबर अपना अलग होता है, एक यूनिक नंबर है, अद्वितीय नंबर है। तो ऐसे ही इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, इन्हीं मतलब जिस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसकी पहचान होता है, वो अद्वितीय है, उसके जैसा फिर नहीं होता। इसका मतलब है सोडियम का अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो फिर 11 परमाणु क्रमांक किसी अन्य तत्व का नहीं होगा। तो इस परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब अगर 11 परमाणु क्रमांक है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो उन 11 इलेक्ट्रॉनों को आप व्यवस्थित कर रहे हैं कक्षाओं में। कक्षाएं क्या मानी जाती थी? कक्षाएं हम कहते हैं, पहली कक्षा को हम के बोलते थे, KLM। तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 होते हैं, एम में भी 8 होते हैं, 18 संभव है। तो यहां पर तो बचा ही एक था, क्योंकि 2 8 आ गए तो 10 तो यही हो गए, तो एक ही तो बचा, तो एक एम में 1 आया। ऐसे हम किसी और धातु को देखें, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका अगर आप करेंगे तो 2 8 10 हो गए ना यहाँ पर, और 2। देखिए पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन संभव है, माने के कोष में। एल कोष में 8 ही अधिकतम संभव है, एम में अधिकतम 18 संभव है, लेकिन अभी उसमें हो ही नहीं पा रहे इतने, तो इसलिए इतने लिखने पड़ेंगे। ऐसे हम 13 एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं, 2 8 3। बात करें अगर हम थोड़ा और बड़ा परमाणु क्रमांक अगर सोचें, जैसे पोटेशियम है, 19 होता है इसका, तो 2 8। अब देखिए तीसरी में अधिकतम 18 संभव है, लेकिन 18 में लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 10 और 18 लिखेंगे तो 28 हो जाएंगे, तो इसलिए हम 8 ही लिखेंगे यहाँ पर भी। 2 8 8, तो कितने हुए? 8 2 16, और ये 8 8 16 और 2 18। अभी एक बचा है क्योंकि 19 है, तो उसमें अगली वाली में लिख देंगे 1, जो हमारा एन कोष कहलाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षरों से हम कक्षाओं को दर्शाते हैं, KLMN, जो कि बड़ी कक्षाओं में जब आप जाएंगे 11th 12th में, वहां आपको बड़े ठीक से समझने को मिलेगा, क्योंकि वहां चैप्टर का नाम ही है परमाणु संरचना, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दूसरे तरीके से होता है, कोष उपकोष के टाइप से। फिलहाल आप देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 19 पोटेशियम का ये हो गया। ऐसे अगर हम 20 कैल्शियम की बात करें, 2 8 8, क्योंकि 20 है तो इसमें आएंगे 2। ठीक, तो ये तो हो गए धातु। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं कुछ अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधातु, फिर इनकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर देखेंगे धातु अधातु से संयोग कैसे करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, और ये संयोग करते ही क्यों है। देखिए हम बात करते हैं, पहली अधातु लिख लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन ही लिख लेते हैं। और ये क्यों अधातु है और ये क्यों धातु है, अभी का सब समझाऊंगा आपको। तो नाइट्रोजन में अगर हम करें तो देखिए 7 है परमाणु क्रमांक, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो पहली वाले में आएंगे 2 और फिर बचे 5, 5 और 2 7। तो ये K है, ये L है, अगले में आएगा तो उसे M लिख लेते हैं। 2 5। बात करते हैं ऑक्सीजन की, 8 ऑक्सीजन, 2 और 6, 6 और 2 8 हो गए, 9 फ्लोरीन, 2 7। ऐसे ही अगर आप करना चाहें सल्फर 16 का भी कर सकते हैं। ये पहले फास्फोरस का ही कर लेते हैं। फास्फोरस है ये 15 होता है, 2 8 5, 8 2 10 और 5 15। 16 सल्फर का करें तो 2 8 6, और 17 क्लोरीन का करें तो 2 8 7। मैंने आपके लिए वो धातु और अधातु लिख दिए हैं जिनसे आपको, मतलब इनसे ही बहुत सारे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसे धातु तो बहुत सारे हैं, ऐसे अधातु और भी हैं, लेकिन जो कॉमनली यौगिक हमें सिलेबस में है और पढ़ने को मिलते हैं वो इनसे बन जाते हैं। तो देखिए धातु हैं, अधातु हैं, और एक होते हैं उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें क्या है, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कैसा होता है। उत्कृष्ट माने जिन्हें हम अक्रिय भी कहते हैं, अक्रिय तत्व, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये गैसें होती हैं
गैस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसे नियोन है, इसका 10 होता है, इसका अगर आप करें तो आएगा 2 8, माने KLM कोई आता है तो उसमें तो आप देखेंगे 2 8, ठीक है। ऐसे ही 18 देखिए, एक 18 ऑर्गन होता है, 2 8 8 8 8 16 और 2 18, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहले आपको तुलना करके बताता हूं। देखिए धातुओं में आप देखें तो जो बाहर की कक्षाएं होंगी, तो बाहर की कक्षा में देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर की है, इसमें देखें 2 हैं, 3 है, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर की कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये सब क्या करते हैं कि इन्हें अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं बाहर वाली कक्षा को। क्यों त्याग देते हैं? तो इसके लिए चलते हैं हम अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आप अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो उनकी बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है या 18 होते हैं। तो जब किसी की बाहर की कक्षा में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। माने ना तो वो इलेक्ट्रॉन अपने त्यागना चाहते हैं ना ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए जैसे सामान्य जीवन में आपको जीवन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, रुपए की, बहुत सारे रुपए चाहिए आपको, तो आप क्या करते हैं, कई बार किसी से लोन लेते हैं, कई बार उधार लेते हैं, कई बार आप कुछ काम कर रहे हैं उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उनसे फिर आप अपने जरूरतें पूरी करते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में इन तत्वों को इलेक्ट्रॉन या तो लेने होते हैं या देने होते हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन क्यों ले और क्यों दे, इसके लिए इन्हें अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को ही कहते हैं अष्टक पूरा होना। और जिनका अष्टक, 8 माने अष्टक, जिनका अष्टक पूरा होता है उन तत्वों को हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो ये तत्व ऐसे हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण जब इनकी बाह्यतम कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, और भी अक्रिय गैसें हैं जैसे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, ऐसे जिनॉन है उसका 54 होता है परमाणु क्रमांक। इनके भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 या 18 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होने पर 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होने पर उस तत्व को यह माना जाता है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि इनके तो 8 हैं और जिस कक्षा में जितने होने चाहिए उतने हैं, तो वो क्यों देगा और क्यों लेगा। तो इसलिए इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इन्हें हम उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। तो बाकी बचे इन तत्वों के अलावा पूरी आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं वो सब तत्व भी ये चाहते हैं कि हमारी बाह्यतम कक्षा में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, माने हम भी इनके जैसे, माने ये तत्व ये चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे बन जाएं, हम अक्रिय गैस बन जाएं, उत्कृष्ट गैसें बन जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये तो अपने उन इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए अब जैसे मान लीजिए किसी की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए 7 लेना आसान काम नहीं होगा ना, क्योंकि अगर इसको अपने 8 करने हैं, बाह्यतम कक्षा में इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो उसको 7 लेना इतना आसान नहीं है जितना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। ऐसे ही जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 त्यागना आसान है ना कि 6 लेना। ऐसी बाह्यतम कक्षा में अगर 3 है तो उसको 3 त्यागना आसान है ना कि 5 लेना। तो इसलिए जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, और जैसे ये त्यागेंगे तो ये कक्षा ही खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले तो इनके 8 ही है ना, देखिए इससे पहले तो इनके 8 ही है ना। तो जैसे ही ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे, इनकी बाह्यतम कक्षा फिर ये वाली L वाली बचेगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें यहाँ N तक इलेक्ट्रॉन है, ये एक त्यागेगा तो इसकी M में 8 बचेंगे, ये 2 त्यागेगा तो इसकी M में 8 बचेंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, उत्कृष्ट गैसों जैसा, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इसलिए जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। इसलिए कई बार हम कह देते हैं, मैंने धातु की परिभाषा बताई थी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हो, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इन पर चार्ज आ जाएगा, इन पर आवेश आ जाता है प्लस का। जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतने ही प्लस आता है। अगर ये त्यागेगा तो Na प्लस हो जाएगा, और फिर इसे हम परमाणु ना कहकर, तत्व ना कहकर क्या कहते हैं, आयन। अगर मान लीजिए Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो Na प्लस हो जाएगा,
और फिर हम इसे Na+ को क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, सोडियम धनायन। Mg 2 त्यागेगा तो Mg के ऊपर कितना आएगा, 2+ आएगा, तो इसे बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। एल्यूमिनियम 3 त्यागेगा, इसलिए इसके ऊपर Al के ऊपर +3 चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन। फिर पोटेशियम 1 त्यागेगा तो इसलिए पोटेशियम आयन। कैल्शियम 2 त्यागेगा तो कैल्शियम आयन। तो इस प्रकार से ये धातु कहलाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्यों त्यागते हैं, क्योंकि इनको अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, अर्थात अष्टक पूरा करना होता है। ठीक, धातु समझ में आया। चलते हैं अधातु पर। आप इनकी विशेषता देखिए, बाह्यतम कक्षा में इनके कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, फिर इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं। तो ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इनके त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। भाई 5 वाला 3 ग्रहण कर लेगा आसानी से, क्योंकि 5 त्यागना इसके लिए मुश्किल है। ऐसे 6 वाला जिनकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन यहां से, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। ये 7 वाला 1 ले लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 कर लेगा, 6 वाला अपने 2 लेकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से इनकी बाह्यतम कक्षा में भी देखिए 3 जब ये लेगा तो 8 हो जाएंगे, 6 वाला 2 लेगा तो 8 हो जाएंगे, 7 वाला 1 लेगा 8, फिर यहाँ 3 लेने पर 8, 2 लेने पर 8, 1 लेने पर 8। तो इनकी बाह्यतम कक्षाओं में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात इन तत्वों का अष्टक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने से हुआ, इसलिए इन पर ऋणायन आता है, माइनस चार्ज आता है। जो जितने लेता है उस पर उतना माइनस आता है। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन पर 3 माइनस आएगा, ऑक्सीजन 2 लेगा तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा, फ्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो F पर माइनस आएगा, ऐसे इस पर P-3 होगा क्योंकि 3 लेगा, सल्फर पर -2 आएगा क्योंकि ये 2 लेगा, क्लोरीन 1 लेगा तो Cl- होगा। तो इसलिए इन पर ऋणावेश आ जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए उनको कहते हैं अधातु, अर्थात वे तत्व जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, माने धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। इन पर ऋणावेश होता है, उतना ऋणावेश होता है जितने ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि जब ये त्याग रहे थे तो कोई तो लेने वाला होगा। अभी थोड़ी ये त्याग कर बैठ जाएंगे और बैठे हैं ले लो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन, अरे कोई लेने वाला होगा तभी तो ये त्यागेंगे ना। बस यही समझ जाइए क्यों ये त्याग रहे हैं, क्योंकि इनको उनके जैसा बनना है, उत्कृष्ट जैसा। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनको भी उनके जैसा बनना है, अष्टक पूरा करना है, ठीक है ना। अर्थात सबको अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करना है, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे होते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। तो जब धातु और अधातु, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागे और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इनके बीच आपस में संयोग हो जाता है, इसी को हम धातु अधातुओं का संयोग कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनेंगे उन्हीं को हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए धातु अधातु संयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धातु भी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अधातु भी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूरा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके पूरा करेंगे। तो धातु अधातु आपस में इस प्रकार से संयोग करते हैं और सब फिर उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो जाता है। और इस दौरान जब धातु और अधातु मिलकर जब यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्यों कह रहे हैं आयनिक शब्द कहां से आया, क्योंकि ये भी आयन बन जाते हैं, ये भी उसी स्थिति में आयन बन जाते हैं, बस ये धनायन बनते हैं और ये ऋणायन बनते हैं। तो मैं आपको विधिवत ये सब थ्योरी आपके लिए लिख दूंगा, एग्जाम्पल की सहायता से इनको भी समझाऊंगा कैसे ये त्यागेंगे और कैसे वो लेंगे। उससे पहले ये जो मैंने आपके लिए लिखा है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने आपके लिए आयनिक यौगिकों का बनना अर्थात धातु अधातुओं के संयोग होने को बोर्ड पर थ्योरी के रूप में लिख दिया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए लिखा है, जब किसी तत्व का परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, तथा दूसरे तत्व का परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, दूसरे तत्व का परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, तब उन दोनों तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोग होने से वो आपस में जुड़े जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और इस घटना को धातु अधातुओं का संयोग भी कहते हैं। साथ ही उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बंध। तब उनके बीच बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। ये
तो एक बार देखिए, जब किसी तत्व का परमाणु अपना स्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरे तत्व का परमाणु अपना स्टक पूर्ण करने के लिए उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। माने कोई एक के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने किसी भिखारी को दे दिए, तो अब भिखारी का भी काम चल गया और उसका मतलब वो धनी हो गया देने वाला और लेने वाला ऋणी हो गया। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। वो भी मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पर। तो इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए धातु है हमारे पास सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने लिखा था 2 8 1 है। इसके साथ में क्लोरीन को लिखता हूं 17 2 8 7 होता है। तो आपने एक बहुत सुना होगा, मैंने चैप्टर 2 में आपको NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसे कहते हैं बताया था। तो देखिए आज आपको पता चलेगा NaCl एक्चुअल बनता कैसे है। तो Na की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये त्यागेगा, और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये उस त्यागे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसके इससे पहले 8 थे, तो त्यागने पर ये खत्म हुआ तो 8 रह गए, और जब ये इसे ले लेगा तो यहाँ 8 हो जाएंगे, तो दोनों का स्टक पूरा हो जाएगा। तो Na अपना जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो देखिए कैसे बनता है। Na ने एक त्यागा तो इस पर एक प्लस आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागा माने ऐसे दिखा देंगे कि भाई इसमें से इस Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर Na क्या बन गया, Na प्लस। और वैसे भी आप समझिए इस पर एक माइनस है, यहाँ प्लस है, तो वैसे फाइनल चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है, तो ये सब तरीके से संतुलित भी होनी चाहिए ना। ऐसे ही ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है, इस Cl ने इसको ले लिया, इस त्यागे गए को, तो जैसे इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 थे तो 8 हो गए, तो अब ये Cl ना होकर अब क्या हो जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा। अब ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये प्लस और माइनस वाली चीज आपस में जुड़ जाएगी, और जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे मिलकर, ये NaCl। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बनता है NaCl। और अगर आप इसे संरचना की दृष्टि से देखें तो इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि भाई देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु है, तो इस पर इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से दिखा दे रहे हैं, या डॉट से दिखा सकते हैं, 0 से दिखा सकते हैं। इनको हम, ये लुईस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, और इस प्रकार से जो संरचना मिलेगी उसे हम लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से, क्रॉस से, 0 से ऐसे करके दर्शा सकते हैं और फिर संरचनाएं बनाकर दिखा सकते हैं। तो Na की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, Cl में 7 है, तो चूंकि Na के इलेक्ट्रॉन Cl से अलग है तो उसको अलग तरीके से दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे 2 4 6 और 1 7। तो Na अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो त्यागने के लिए ऐसे मुड़ा हुआ तीर आप लगाएंगे, तीर का मुंह उस तरफ लगाएंगे जो लेगा, तीर की पूंछ उस तरफ लगाएंगे जो देगा। तो इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब है तो Cl के 7 थे, 8 हो गए हैं, और इसने 1 दे दिया है, तो इसके इससे पहले तो 8 थे ही, तो Na ने 1 दिया तो Na पर प्लस, और Cl ने 1 दिया तो Cl माइनस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसलिए देखिए वहां लिखा है कि जब किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे और दूसरे तत्व का परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो इसने त्यागा, इसने ग्रहण कर लिया, तब उन दोनों के बीच, उन दोनों परमाणुओं के बीच जो यौगिक बनेगा, संयोग होने से जो यौगिक बनेगा उसे हम आयनिक यौगिक कहेंगे। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। यहां से भी समझ रहे हैं, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Cl उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए Na पर Na प्लस आया और Cl पर Cl माइनस आया। ठीक है ना। कोई 2 त्यागता है तो 2 ले लेता है दूसरा वाला, या कोई 2 त्यागेगा तो 2 अलग अलग एक एक ले लेंगे। मैं अभी ऐसा एग्जाम्पल भी लिखूंगा, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। साथ में आप यहाँ पर ये नोट कर लेना जो मैं अभी बता रहा था, जो मैंने लिखा नहीं है, इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं तो आप रिपीट करके लिख लेना कि जो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश अर्थात वो धनायन कहलाता है, जो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश अर्थात वो ऋणायन कहलाता है। तो इतनी लाइनें आप लिख लेना इसके नीचे। देखिए यहाँ पर एक बात बार बार आ रही है कि जब किसी तत्व का परमाणु, मैंने सीधे ये क्यों नहीं लिख दिया जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिए तत्व का परमाणु, इससे क्या मतलब है, चूंकि आप छोटी क्लास में 10th में है तो हो सकता है क्लियर ना हो। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा पूरा मानव शरीर है, तो मानव शरीर में अंग हैं, अंग ऊतक से बने हैं, ऊतक कोशिका से बने हैं, माने हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है जिसे हम सेल कहते हैं। तो कोशिका से आपने देखा ना अंगों का निर्माण हो रहा है, इतनी बड़ी चीज होगा। ऐसे ही परमाणु एक छोटी इकाई है, तत्व के अंदर अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई तत्व अगर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो भाग तो उसके परमाणु ही ले रहे हैं ना, क्योंकि तत्व के अंदर परमाणु है, तो इसलिए लिख दिया है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, परमाणु, तो तत्वों के अंदर ही तो परमाणु होते हैं। जैसे अगर मैंने सोडियम लिखा तो ये सोडियम तत्व भी है, और हम ये भी कह सकते हैं ये सोडियम तत्व का परमाणु है, क्योंकि सोडियम तत्व का परमाणु
कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम सोडियम है, तो 1 ग्राम सोडियम के अंदर तो बहुत सारे परमाणु होंगे ना। तो जब बहुत सारे परमाणु होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन, एक एक परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बहुत सारे परमाणु जब सोडियम के होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, तो Cl भी बहुत सारे चाहिए होंगे उन्हें जोड़ने के लिए। तो सोडियम का एक परमाणु त्यागेगा, Cl का एक परमाणु ग्रहण करेगा, दूसरा परमाणु त्यागेगा, Cl का दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसे करके। तो इसलिए डेफिनेशन में लिख दिया है, जब किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्योंकि तत्व के अंदर ही तो परमाणु है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो परमाणु को त्यागना है और ग्रहण भी परमाणु को ही करना है किसी दूसरे तत्व के, इसलिए। तो ये बहुत क्लियर आप समझ लीजिए। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। तो देखते हैं आयनिक यौगिकों की एक और एग्जाम्पल को। Mg मैग्नीशियम, इसका 12 होता है, तो 2 8 2। Cl इसके साथ लिख रहे हैं, इसका 17 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8 7। तो देखिए होगा क्या कि मैग्नीशियम तो अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लेकिन Cl को तो एक ही चाहिए। अब उसके फिर 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा Cl, फिर उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो इसके लिए दूसरा Cl लेना पड़ेगा, ठीक। ये दूसरा Cl लिख दिया मैंने, दूसरा परमाणु 2 8 7। तो अब क्या होगा, ये जब 2 त्यागेगा तो एक तो ये वाला ले लेगा और एक ये ले लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि MgCl2 होता है, ना कि MgCl होता है। तो यहीं से संयोजकताओं का जन्म हुआ, अर्थात जो कोई तत्व अपना स्टेप पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे वो उसकी संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, और जो जितने ले वो उसकी संयोजकता होती है। तो इसलिए ये अगर 2 त्यागता है तो इसकी संयोजकता 2 है, और क्लोरीन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन की एक परमाणु की संयोजकता 1 है। तो इससे क्या हुआ, जब यौगिक बनते हैं तो परमाणु की संयोजकता उनके विपरीत लिखी जाती है। माने कैसे बनता है, देखो मैं बताऊं। Mg की संयोजकता 2 हुई क्योंकि ये 2 त्यागता है, Cl का परमाणु 1 लेता है, तो Cl की संयोजकता हुई 1। तो ये विपरीत में लिखी जाएंगी ऐसे। तो Mg के नीचे 1 आएगा और Cl के नीचे 2 आएगा, MgCl2। ये सब चीजें देखिए आप बड़ी क्लासों में बहुत ठीक से सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा, क्योंकि 9th क्लास में इस प्रकार से संयोजकता बताकर यौगिक बनाना बताया जाता है, तो वो यहाँ से ऐसे आता है। चलिए हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से इसको बना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए Mg की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉनों को मैंने ऐसे दर्शाया बिंदु से। इन्हें बिंदु कहते हैं, इनको लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉट, क्रॉस, 0, प्लस इस टाइप से हम बिंदुओं की सहायता से संरचनाओं का निर्माण कर रहे होते हैं, यौगिकों की संरचनाएं बनाते हैं, तो इसलिए इनको लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। ऐसे ही हमने लिखा एक Cl, ये लिखा दूसरा Cl, तो इसमें हमने 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाया, 2 2 4 2 6 7। इसके परमाणु में भी 7 होंगे। Cl का एक परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 7, Cl के दूसरे परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 7। एक त्यागा इसने इसे और एक त्यागा इसको, क्योंकि Mg के दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही नहीं लेगा क्लोरीन का परमाणु, क्योंकि उसको तो एक ही चाहिए, 2 त्याग रहा है, तो इसलिए एक इसने ले लिया, इसने ले लिया। तो अकेले Mg पर आएंगे 2 प्लस, इसने अकेले Mg ने 2 त्यागे हैं। इस Cl पर माइनस आएगा और एक दूसरे Cl पर माइनस आएगा, लेकिन उसको अलग अलग ऐसे ना लिख के क्या लिख लेते हैं एक ही बार में, या करके लिख रहा हूं मैं Mg प्लस प्लस और 2Cl माइनस। भाई 2Cl है ना, तो इसलिए 2 सामने लिखेंगे, 2Cl माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल नीचे 2 लिखते हैं। अरे भाई अणु अवस्था में थोड़ा ना उस पर चार्ज आ जाएगा, परमाणु अवस्था में तो आएगा, तभी तो आयन बना होगा वो। और Cl 2 हैं और अलग अलग Cl पर अलग अलग माइनस चार्ज हैं, तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। यहीं पर एक और देखते हैं, सपोज कीजिए MgO, तो मैग्नीशियम लिखा है, इसके साथ ऑक्सीजन और लिख देता हूं, 8 होता है, 2 6। अगर मैं इसके साथ इसे देखूं तो आप देखेंगे इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 है, उसको तो 2 त्यागने हैं, तो अकेला ऑक्सीजन इसके दोनों को ले लेगा, क्योंकि इसको 2 चाहिए ना। तो इस बार क्या होगा, यही बना रहा हूं, देखिए Mg और O। Mg की बाह्यतम कक्षा में 2 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए, इसके में होते हैं 6, ये हो गए 6, तो ये इसको ही त्याग देगा दोनों। तो इस बार हमें ऑक्सीजन 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो Mg पर 2 प्लस और अकेले ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो इसलिए यौगिक होता है MgO। ऐसे इसको मिलाकर भी हम यही लिखते हैं ना MgCl2, ये मैंने ऊपर लिख ही दिया था, देखिए MgCl2। ऐसे यौगिक बनते हैं। तो ये सारे के सारे आयनिक यौगिक हैं, अर्थात वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। माने यौगिकों में से एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरे तत्व का परमाणु उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ये त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। तो त्यागने और ग्रहण करने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इन एग्जाम्पल्स को भी आप नोट कर लें, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा।
इसके बाद हम इन आयनिक यौगिकों की गुणों विशेषताओं की बात करेंगे, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार होते हैं, जो जो विशेषताएं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आपके लिए पहले लिख दूंगा, फिर एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो या तो ऐसे आ जाता है कि आयनिक यौगिक क्या है, उदाहरण सही समझाइए, या आएगा आयनिक यौगिकों की विशेषताएं लिखिए, या विशेषताओं में से एक एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिकों की विशेषताओं को। तो देखिए आयनिक यौगिकों की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हैं। निम्नलिखित वाली लाइन तो याद रहती होगी, क्योंकि कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन आपको निम्नलिखित वाली लाइन तो याद है और इसी को लिखकर आ भी जाएंगे आप। लेकिन चलिए खैर मैं समझा रहा हूं जिससे कि आप विशेषताएं निम्नलिखित के बाद भी कुछ लिख पाए। तो पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति। मैंने हेडिंग वाइज इसको लिखा है जिससे आपको ठीक जो आप थ्योरी में जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसको लिख पाए। भौतिक प्रकृति का मतलब है कि आयनिक यौगिक किस अवस्था में होते हैं। तो देखिए आयनिक यौगिकों में होते हैं आयन, धनायन और ऋणायन, और धनायन और ऋणायन बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इसलिए इनके धनायन और ऋणायनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, बहुत रिक्त स्थान बहुत नगण्य टाइप का होता है। इसलिए ये ठोस होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और इनकी कठोरता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप इन पर थोड़ा भी दबाव डालें, बाह्य बल लगाएं, तो ये चटक जाएंगे, बिखर जाएंगे, और इस गुण को भंगुरता भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है आयनिक यौगिकों में उपस्थित धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, जिस कारण ये यौगिक ठोस हैं, कठोर हैं और भंगुर है। भंगुर का मतलब होता है कि बाह्य दबाव डालने पर चटक जाना। तो ये लिखा है अर्थात दबाव डालने पर टुकड़ों में बिखर जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर नमक समझिए, तो नमक को आपने कंकड़ों के रूप में देखा होगा ना, टुकड़ों के रूप में। तो अगर आप उसको पीसने की कोशिश करते हैं तो बारीक पाउडर जैसा बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर है, इसलिए वहां आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें दूसरे भौतिक मतलब आयनिक यौगिकों की विशेषताओं की, गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक मैंने पहले ही कहा था, ऐसा ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पूरी तरह से द्रव में बदलने लगे तो उसको हम गलनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है उबलने लगे। तो अगर आप इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो उच्च होंगे, माने एक हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर जाकर ये पिघलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि इनमें जो आयन है उन आयनों के मध्य आकर्षण बल है। जब तक आप उस आकर्षण बल को तोड़ेंगे नहीं, आयन अलग होंगे नहीं तो ये पिघलेंगे नहीं। तो इसलिए इन आयनों के मध्य जो आकर्षण बल प्रबल है उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब ज्यादा ताप पर ऊर्जा दी जाएगी। तो इसलिए इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के मध्य उपस्थित प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तीसरी बात करते हैं, तीसरी विशेषता विद्युत चालकता, अर्थात उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ठोस अवस्था में जब ये रहेंगे तो कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि जब ये यौगिक ठोस होंगे तो इनके आयन मजबूती से बंधे रहेंगे, और विद्युत धारा को बहाने के लिए आयनों का गति होना जरूरी है, आयनों का गतिशील होना जरूरी है। धनायन भागेगा, ऋणायन भागेगा, तभी तो विद्युत धारा भागेगी, विद्युत धारा बहेगी। तो आयन जो है, धनायन और ऋणायन जो है, वो बहुत मजबूती से बंधे होंगे ठोस अवस्था में, तो इसलिए इनमें विद्युत धारा नहीं बहाई जा सकती। इसलिए लिखा है ये यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। परंतु अगर आपने इनका विलयन बनाया, क्योंकि लिखा भी है देखिए कारण, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन गतिशील नहीं होते, तो गति ही नहीं करेंगे तो विद्युत धारा कहां से बहेगी। लिखा है जबकि ये यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करेंगे? गलित अवस्था का मतलब है जब आपने इन आयनिक यौगिकों को घोल लिया होगा जल वगैरह में, तो उससे क्या होगा कि इनके आयन जिस मजबूती बंध से जुड़े थे वो टूटेगा और आयन दूर हो जाएंगे, धनायन ऋणायन, फिर धनायन भी गति करेंगे, ऋणायन भी गति करेंगे, और विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग से ही पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता के बारे में बताइए। तो आप ये लिखेंगे कि आयनिक यौगिक जब ठोस होते हैं तब विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि वो अपनी गलित अवस्था में अर्थात विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। लास्ट है घुलनशीलता, विलेयता जिसे हम कह सकते हैं। तो ये यौगिक जल में तो बहुत जल्दी घुल जाएंगे, जैसे नमक देखो पानी में कितना जल्दी घुल जाता है, या आयनिक यौगिकों में ही घुलेगा, क्योंकि समान प्रकृति के यौगिक समान प्रकृति वाले विलायक में ही घुल पाएंगे। लेकिन अगर आप केरोसिन जैसे मिट्टी का तेल या पेट्रोल आदि में घोलेंगे इन आयनिक यौगिकों को, तो ये अघुलनशील होते हैं, नहीं घुल पाएंगे। तो आप करके भी देख सकते हैं, नमक को पेट्रोल में घोल के देखना या मिट्टी के तेल में, तो वो नहीं घुल पाएगा, लेकिन जल में वो घुलता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये जो 4 विशेषताएं लिखी हैं, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग अलग से पूछे जा सकते हैं कि आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता किस प्रकार की होती है, या आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं और क्यों होते हैं।
या आयनिक यौगिकों के गलनांक उत्तरांक उच्च क्यों होते हैं, ऐसे पूछेंगे। तो आंसर होगा कि उनमें जो आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयन है उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी पर नोट करने के साथ ही इसको समझेंगे भी। तो आज का लेक्चर इन्हीं टॉपिकों के साथ लास्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम धातुओं की प्राप्ति और धातुओं को जो प्रकृति से वो हमें मिलती हैं तो उनको हम जिस रूप में वो मिलती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने खोदा और धातु निकल गई। वो धातु जो है अयस्क और खनिज के रूप में होती हैं, उनमें अशुद्धियां भी होती हैं, उनको दूर भी किया जाता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। उसमें हम धातुओं की प्राप्ति अर्थात धातुएं जैसे प्रकृति से मिलती हैं और फिर उनको कैसे उनसे निकाला जाता है, इन सब टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।